उत्तरवर्ती मुगल शासक 9 थे शासक। सबसे पहला बहादुर शाह प्रथम, उसका शासन था 1707 से 1712 ईस्वी तक। दूसरा हुआ जाधार शाह, उसका शासक था 1712 से 1713 ईस्वी, सिर्फ 1 साल। तीसरा था रफ़ी उद दरजात, इसने 28 फरवरी 1713 से 4 जून 1719 ईस्वी तक अपना। और चौथा शासक था मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, उसको 1719 से 1748 ईस्वी तक। पांचवा हुआ अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी तक। छठा हुआ आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक। सातवां हुआ शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक। आठवां हुआ अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी तक उसने राज्य किया। फिर नवा था बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 ईस्वी तक। ये हमारा उत्तरवर्ती मुगल शासक। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य के कुल 11 प्रांत थे, जिसमें से अफगानिस्तान में से 1, काबुल उत्तर भारत में 14 और दक्षिण भारत में 6, औरंगाबाद, बरार, तेलंगाना, बीजापुर, हैदराबाद और खानादेश थे। किंतु मुगल साम्राज्य का विस्तृत और प्रभावशाली वैभव अंदर ही अंदर टूट रहा था उस समय। औरंगजेब अपनी मृत्यु से पहले ही मुगल साम्राज्य के अंधकार में भविष्य तथा अपने जीवित तीनों पुत्रों मुअज्जम, आजम और कामबख्श के बीच उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर आशंकित था, इसलिए उसने अपने तीनों पुत्रों के बीच साम्राज्य के विभाजन का प्रस्ताव रखा। औरंगजेब के 2 पुत्र मोहम्मद सुल्तान पहला तथा मोहम्मद अकबर चौथा की मृत्यु औरंगजेब के जीवन काल में ही हो गई थी। औरंगजेब के दूसरे पुत्र मोहम्मद मुअज्जम का जन्म 1643 ईस्वी में नवाब भाई के गर्भ से हुआ था। नवाब भाई राजौरी कश्मीर के राजा राजू की पुत्री लगभग 20 वर्ष की आयु में राजकुमार मुअज्जम को दक्षिण के 6 सूबों का सूबेदार बनाया गया। 1666 ईस्वी में ईरानी आक्रमण के भय से मुअज्जम को थोड़े समय के लिए दक्षिण प्रांत की सूबेदारी से हटा दिया गया था। 1676 ईस्वी में पुनः मुअज्जम को शाह आलम की उपाधि के साथ दक्षिण के 6 सूबों की सूबेदारी मिली। औरंगजेब के तीसरे बेटे मोहम्मद आजम का जन्म 1653 ईस्वी में हुआ था। उसकी मां दिलरास बानु बेगम थी। दिलरास बानु बेगम ईरान के शाही खानादेश से थी। औरंगजेब के सबसे छोटे पुत्र कामबख्श का जन्म 7 मार्च 1677 को उदयपुर महल के गर्भ से हुआ था। सक्सेशन, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष, द वॉर ऑफ सक्सेशन। औरंगजेब की मृत्यु का समाचार सुनकर सबसे पहले मोहम्मद आजम अहमदनगर पहुंचा। उसने औरंगजेब का अंतिम संस्कार पूर्ण करने के बाद 14 मार्च 1707 को सभी अमीरों उमराओं के समक्ष अपने आप को बादशाह घोषित किया। बादशाह घोषित करते समय आजम खां को सभी प्रमुख अमीरों का समर्थन प्राप्त था। विशेष रूप से औरंगजेब के वजीर असद खां ने आजम का समर्थन किया था। औरंगजेब के शासन के अंतिम वर्षों में पुराने सामंतों की परंपरा में केवल असद खां बचा था, जिसके विषय में औरंगजेब ने कहा था कि असद खां से बेहतर वजीर ना है कोई ना होगा। औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम, जो काबुल का सूबेदार था, को अपने पिता की मृत्यु का समाचार 22 मार्च 1707 को मिला। उस समय वह पेशावर के पास जमरूद में था। मोहम्मद मुअज्जम आगरा के लिए रवाना हुआ तथा पुल एश शाहदौला पहुंचा, जहां उसने अपने आप को बादशाह घोषित किया और बहादुर शाह की पदवी धारण की। मोहम्मद मुअज्जम 1 जून को दिल्ली पहुंचा तथा 12 जून 1707 को आगरा पहुंचा। 18 जून 1707 को आगरा से 20 मील दक्षिण सामूगढ़ के समीप जाऊ नामक स्थान पर आजम और मुअज्जम के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद आजम मारा गया और मोहम्मद मुअज्जम विजयी हुआ। उधर कामबख्श, जो बीजापुर का सूबेदार था, ने प्रभुत्व के सभी लक्षणों को धारण करके गुलबर्ग तथा हैदराबाद सहित महत्वपूर्ण स्थानों को विजित कर लिया था। 3 जनवरी 1709 को मुअज्जम का कामबख्श के बीच हैदराबाद के निकट युद्ध हुआ, जिसमें कामबख्श पराजित हुआ और मारा गया। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी ने शासन किया। मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम
की उपाधि धारण कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसने मुनीम खां को अपना वजीर नियुक्त किया। औरंगजेब के समय वजीर असद खां को वकील मुलाकात बनाया गया तथा उसके बेटे जुल्फिकार खां को मीर बख्शी बनाया गया। बहादुर शाह प्रथम उत्तरवर्ती मुगलों में पहला और अंतिम शासक था जिसने वास्तविक सत्ता का उपयोग किया। बहादुर शाह जब सिंहासन पर बैठा तो उस समय उसकी आयु 62 वर्ष थी। राजदरबारों और सूबों में उच्च पदों की नियुक्ति के बाद बहादुर शाह प्रथम को सर्वप्रथम राजपूतों की समस्याओं की ओर ध्यान देना पड़ा। राजपूतों के अंदर मुगलों के प्रति नफरत की भावना सुलग रही थी। राजपूताना से मुगल प्रभाव पूरी तरह मिलाने के लिए अजीत सिंह, जय सिंह तथा अमर सिंह ने एक परिसंघ कॉन्फेडरेसी का गठन किया था। इन मित्र राजाओं ने जोधपुर का घेर डाला। फलस्वरूप मुगल फौजदार मेहराब खां को किला खाली करने के लिए विवश होना पड़ा। कामबख्श की मृत्यु के बाद बहादुर शाह ने जुल्फिकार खां को दक्षिण की सूबेदारी सौंपी। मराठों की शक्ति को सैनिक बल से कुचलने की औरंगजेब की नीति असफल हो चुकी थी। बहादुर शाह ने मराठों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। बहादुर शाह ने संभाजी के पुत्र साहू शिवाजी के पौत्रों को रिहा कर दिया तथा महाराष्ट्र जाने की अनुमति दे दी। बहादुर शाह ने जुल्फिकार खां के सुझाव पर साहू को मुक्त किया था। रायगढ़ के पतन के बाद साहू 1689 ईस्वी से मुगलों की कैद में था। शाह को उसकी पहली वाली मनसबदारी तथा दक्कन की सरदेशमुखी दे दी गई, किंतु चौथ का अधिकार नहीं दिया गया, जिससे वह असंतुष्ट था। बहादुर शाह ने मराठा राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए ताराबाई और शाह को अपने आपस में लड़ाने के लिए छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप दक्कन अव्यवस्था का शिकार बना रहा। बहादुर शाह को जंटा राजपूत तथा मराठों के साथ मित्रता की नीति अपनानी पड़ी। वहीं सिख के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी पड़ी। बहादुर शाह ने दक्कन में मुगल सेना के साथ चलने के लिए गुरु गोविंद सिंह को राजी कर लिया था, किंतु नांदेड़ पहुंचने पर गुरु गोविंद सिंह मुगल सेना से अलग हो गए। नांदेड़ महाराष्ट्र में ही गुरु गोविंद सिंह एक अफगान द्वारा 7 अक्टूबर 1708 को हत्या कर दी गई। गुरु गोविंद सिंह के बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। बहादुर शाह ने औरंगजेब द्वारा लगाए गए घृणित जजिया कर को खत्म नहीं किया गया, बल्कि उसकी वसूली में शिथिलता बरती। इतिहासकार खफी खाने के अनुसार बहादुर शाह ने प्रशासन के प्रबंधन में सुस्ती और लापरवाही दिखाई, जिसके कारण लोग उसे सहाय बेखबर कहते थे। 27 फरवरी 1712 को बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। उसकी मौत ने पुनः एक बार साम्राज्य को गृह युद्ध में फंसा दिया। प्रसिद्ध लेखक सिडनी अवोन के अनुसार यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसके पश्चात मुगल साम्राज्य का तीव्रगामी और पूर्ण पतन मुगल सम्राटों की राजनीतिक तुच्छता और शक्तिहीनता का घोतक था। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके चारों पुत्रों जहांदार शाह, आजिम उस शान, रफी उस शान और जहान शाह में उत्तराधिकार के लिए युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध के कारण बहादुर शाह का शव 15 मई तक दफन नहीं किया जा सका। 15 मई को उसे दिल्ली में दफनाया गया। उत्तराधिकार के इस युद्ध में ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां की सहायता से जहांदार शाह सफल हुआ। मुगल दरबार कई खेमों में बटा था, जिसमें 4 प्रमुख थे: तुरानी, ईरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी। इसमें प्रथम 3 तुरानी, अफगानी और ईरानी मध्य एशियाई ईरानी और अफगान सैनिकों के वंशज थे। इनके वंशज भारत के भिन्न भिन्न भागों में सैनिक और असैनिक पदों पर नियुक्त थे। इसमें तुरीन और अफगानी सुन्नी मत के थे, जबकि ईरानी अधिकतर शिया थे। ईरानी दल में असद खां और उसके बेटे जुल्फिकार खां जैसे सरदार थे जो शिया मत के अनुयायी थे। तुरानी दल में चिनक्लिच खां और गाजीउद्दीन फिरोज जंग जैसे सरदार थे जो इस्लाम के सुन्नी मत के अनुयायी थे। हिंदुस्तानी दल में वे लोग थे जिनके पूर्वज भारत में आकर बसे गए थे अथवा हिंदू से मुसलमान बन गए थे। इस दल को राजपूत, जाट तथा हिंदू जमींदारों का समर्थन प्राप्त था।